गुड मोदिगर मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष चोपड़ा आज के सेशन में आपका वेलकम करता हूं। और आज बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास दिन है दोस्तों। आज हमारे बीच में मिलियनर मीट के अंदर एक ऐसे लीडर आए हुए हैं दोस्तों, जिन्होंने 2 साल पहले, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 2 साल पहले मोदीगर में आए और बाय प्रोफेशन सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं। और दोस्तों आज महीने का एवरेज 2 लाख रुपए बनाते हैं और क्रेटा गाड़ी उन्होंने अचीव किया मोदीगर से, और बहुत ही फंटास्टिक और फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर है दोस्तों। तो आज वो आपको अपनी स्टोरी भी बताएंगे और साथ में बहुत ही जबरदस्त आज आपको बिजनेस टिप्स भी देके जाएंगे दोस्तों। तो मैं ज्यादा ना लेता हुआ उनको इनवाइट करूंगा। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर ग्रेट लीडर राजन मिश्रा जी। सो ओवर टू राजन सर। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नाम राजन मिश्रा है, रहने वाला मैं बिहार का हूँ और पैदाइश में जम्मू की है। और पिछले लगभग 2 से 2.5 साल हो चुका है मुझे मोदी केयर में काम करते हुए। जिंदगी टोटल बदल चुकी है। आज की बात करूं तो बहुत आनंद आ रहा है कि कुछ अच्छे ही कर्म किए हैं। विवेक जी भी कहते हैं और मनीष चोपड़ा जी भी कहते हैं कि कुछ अच्छे कर्म किए थे जो मोदी केयर मिला, और ये सच बात है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पापा बिहार से हैं और मेरे पापा अकेले घर में रहे हैं, अकेले ही हैं, उनके कोई ब्रदर वगैरह नहीं है। तो जिस बिहार के जिस स्टेट में वो रहे हैं, हम जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ पे इतनी बदमाशी थी कि राह चलते आदमी को मार दिया जाता था। तो पापा वो बिहार छोड़कर दिल्ली निकल आए और स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ वो रहे और उन्हीं के साथ काम किया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम दिल्ली में ही रहे। पापा को ब्रह्मचारी जी जो हैं वो जम्मू ले आए थे, जम्मू मानतलाई आश्रम जहाँ पे मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद जिंदगी चलती रही, लेकिन फिर बाद में पूरी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा हमें दिल्ली में ही, उनके आश्रम में। और अगर मैं बात करूं पापा की, तो पापा ने बहुत पैसा देखा लाइफ में, बहुत। तो मेरा आहिस्ता मेरे बड़े जो भाई है, हम 8 भाई बहन थे। और बड़े भाई बड़ी सिस्टर जो है मेरी, उनकी जॉब भी ब्रह्मचारी जी के वहीं आश्रम में लगी जम्मू कश्मीर में। और हम दिल्ली में, मेरी मम्मी, मैं और हम बाकी छोटे भाई बहन रहते थे। तब मैं 9th क्लास में था। तो लगभग जब मैं 10th में हुआ तो ब्रह्मचारी जी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि पापा के अंडर में सारा जो यहाँ का आश्रम था, मातलाई का आश्रम था, ये सारी जगह जो थी वो पापा के अंडर में थी। जब तक गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को नहीं टेक ओवर करती, पापा वहां से छोड़ नहीं सकते थे। आप आइडिया लगाइए, लगभग 2 से 3 साल गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट करने में लगाए, और तब तक हमारे घर में शायद पैसा नहीं था। दिल्ली में उनके आश्रम में रहते थे। उनकी डेथ के बाद हमें गवर्नमेंट ने वहां से निकाल दिया गया, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में जा रहा था आश्रम। तो आज भी वो दिन याद करता हूँ तो आंखों में आंसू आने लगते हैं कि मम्मी और पापा ने उस समय कैसे मैनेज किया होगा। क्योंकि उस समय मम्मी वहाँ थे और पूरा परिवार वहाँ था। हम छोटे भाई बहन, मुझसे एक बड़ी सिस्टर मेरे साथ वहाँ थी, मैं था, मेरे साथ छोटे 3 भाई और थे। तो वहां से उनकी डेथ के बाद गवर्नमेंट ने जब निकाला, तो पापा किसी तरीके से लेकर जम्मू आए सबको। और जम्मू में गांधीनगर एरिया में एक कमरे के अंदर हम 8 भाई बहन रहते थे। जो वहाँ स्थान था ना, क्या बोलूं मैं। कहते ना, मैं अपना जब दुख की बात याद करता हूँ ना, तो मैं अपने पापा को याद करता हूँ अगर मेरे ऊपर कोई दुख आता है तो। क्योंकि पापा ने उस समय कैसे मैनेज किया होगा, मेरे को हैरानी होती है। हमारा जो घर का सामान था, बेड था, बिस्तर था, वो जम्मू पहुंचने में 1 महीना लग गया था। और वो जब सामान जम्मू पहुंचा था तो सारा सड़ चुका था। तो कैसे मैनेज किया होगा पापा ने, मुझे हैरानी होती है आज भी। उस तो आंसू निकल आते हैं। किसी तरीके से हमने पढ़ाई की, 10th क्लास में यहाँ पे एडमिशन हुई। तो टीचरों ने बोला, क्योंकि जम्मू दिल्ली में थे, हम हिंदी मीडियम में थे, यहाँ इंग्लिश मीडियम आया, तो घर वालों ने बोला कोई बात नहीं है, रह जाएगा 10th इस बार, तो कोई बात नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। क्योंकि केस का कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा था वहाँ पे। पापा का जाना, वहां से निकल सकते थे ना, जॉब में कोई काम मिल रही थी वहाँ पे। तो किसी तरीके से कहते हैं ना, कुछ अच्छे कर्म की होते हैं, अच्छी डीलिंग लोगों से रही होती है। क्योंकि पापा ने अच्छा बहुत देखा, गलत काम कोई नहीं किया, इसलिए पापा की आज भी लोग इज्जत करते हैं।
और मैं भी कोई गलत स्टेप इसलिए नहीं लेता कि पापा ने जो पूरी जिंदगी इज्जत के साथ कमाई है वो मेरी गलती की वजह से खराब ना हो जाए। तो इसलिए मैंने भी ईमानदारी से सारे काम किए आज तक, और कोशिश करता हूँ मुझसे किसी के लिए कोई गलत ना हो। तो यहाँ पे जब रहे तो जब पापा की वहाँ से छुट्टी हुई तो फिर उसके बाद पापा ने जॉब पकड़ी, और मैं 10th क्लास में था तो 10th के साथ अपने खर्चे पूरे करने की कोई उस बचपन से एक ही चीज सुनते आए थे कि ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएशन जरूरी है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा था क्योंकि भाई को जॉब पे बुला लिया था। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने एसटीडी पे जॉब की। यहाँ त्रिकुटा नगर एरिया है, मनोज एसटीडी है, वहाँ पे मैं जॉब करता था। शाम को 6 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे की जॉब होती थी। लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाता था या साइकिल पे जाता था। तो पढ़ाई के साथ साथ जॉब की, शाम को एसटीडी पे काम किया, 600 रुपये मेरे को महीने का मिलता था, और उससे मैं अपनी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता था। ऐसा था 11th की, 12th की, फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया। जब थर्ड ईयर की बात आई तो जो सब्जेक्ट मेरे को 100% फेथ थे तो पास होना ही होना है, 1-2 सब्जेक्ट का तो मेरे को लग रहा था कि ये पास नहीं कर पाऊंगा मैं। आप बिलीव करेंगे, जो सब्जेक्ट की मेरे को 100% उम्मीद थी वो मेरा फेल हो गया, और जिसकी उम्मीद नहीं थी वो पास हुआ था। उस समय मुझे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत गुस्सा आया था, और मैंने डिसीजन लिया था मैं आगे नहीं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि घर के सर्कमस्टेंसेस भी वैसे नहीं थे। मेरी बड़ी बहन की शादी फादर साहब ने की, मेरे बड़े भाई की शादी फादर साहब ने की, इसी बीच में मैंने भी जॉब पकड़ी, और मेरी एक छोटी सिस्टर थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। समय की बात करूं तो कुछ जिंदगी के कुछ ऐसे हालात देखे थे जब लगभग मेरे को जहां तक आइडिया है कि हफ्ता हफ्ता दिन हमने रोटी के साथ नमक खाया हुआ। मेरे मम्मी पापा ने खाया नहीं खाया, उन्होंने कभी देखने तक का मौका नहीं दिया कि उन्होंने खाया भी नहीं खाया, लेकिन लगता है कि हमें वो खिलाकर खुद नहीं खाते रहे। उस हालात से हम निकले तो जॉब मैंने पकड़ी, जॉब पकड़ी, दिल्ली गया, दिल्ली पकड़ी, लेकिन इच्छाएं बड़ी थी, क्योंकि जब हालात ऐसे कि 2 वक्त नमक के साथ रोटी खाई थी तो एक सपना लिया था कि दुनिया से गरीबी खत्म कर। उम्र थी तो लगभग मेरी 11वीं क्लास का था मैं, तो बोलना भी स्टार्ट कर दिया, लोगों को भी बोलना स्टार्ट किया। लोग पूछते थे सपना क्या, मैं कहता था क्या ये ऐसा सपना है, ये सपना है। तो किसी ने मेरे को बोला कि तू ऐसा कर, अपनी लाइफ का कैलकुलेशन मार, तू किस उम्र का है, किस उम्र तक तेरा शरीर काम करेगा और किस उम्र तक तेरी मजबूरी काम करवाएगी। तो जब मैंने लाइफ का कैलकुलेशन मारा तो उन्होंने मेरे को बोला था कि अपनी लाइफ में तेरा जो सबसे जरूरी काम है, जिसमें मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की एजुकेशन करानी है, बच्चों की शादी करानी है, ये जो सबसे जरूरी काम है, चाहे हम जिंदा रहें या मर जाएं, हमारे पास पैसा है या नहीं है, ये 4 काम जरूरी करने होते हैं। इसका टोटल उम्र कितना लगता है? तो आप बिलीव करोगे मेरे को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि खर्चे ज्यादा थे और इनकम कम थी। एक लड़का मुझे मिला, कहता है राजन तेरे सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन दुनिया से गरीबी खत्म करनी है तो पहले अपनी खत्म कर। उसकी बात ने मेरे को अंदर तक झंझोर दिया, और कई लाइन भी पड़ी थी कि समाज को सुधारना चाहते हो तो पहले खुद सुधरो, आपके सुधरने से आपका परिवार सुधरेगा, आपका परिवार सुधरने से आपका मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरने से समाज सुधरेगा। तो इसी तरीके से अगर हम अपने घर की गरीबी खत्म करते हैं तो मोहल्ले वाले हमें देखकर एक्साइटेड होंगे और वो भी अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करेंगे। मोहल्ले वाले बदलते हैं, समाज अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ये मेरे माइंड में आया। तो आहिस्ता आहिस्ता फील्ड में काम करते रहे, मेहनत करते रहे। पेप्सी में गए, असिस्टेंट एक्साइज मैनेजर, स्टार्टिंग से जॉब की थी तो 6 महीने में 3 पोस्टें चेंज हुई थी। असिस्टेंट एक्साइज मैनेजर तक गया तो बाद में पता चला कि इस फील्ड की तो आगे वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि अगर एक्साइज डिपार्टमेंट में RG1, RG2, PLA वगैरह जो हाथ से लिखा जाता है, मैंने कहा अगर कल को ये सारा का सारा कंप्यूटराइज हो गया तो हमारी लिए तो वैल्यू नहीं रहेगी। मैंने डिसीजन लिया इसको छोड़ना पड़ेगा, तो मार्केटिंग लाइन में आया। मार्केटिंग लाइन में भी बड़ी मेहनत की, बड़े टारगेट्स अचीव किए, लेकिन उस लाइन में भी ये पता चला कि अगर आपके पास डिग्री है तो तरक्की होगी। और डिग्री मेरे पास कोई नहीं थी, सब सिंपल ग्रेजुएशन था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही क्योंकि सपने बड़े थे और मैं सपनों के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ गाइडलाइन चाहिए होती है, और जैसा लोग कहते हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना दिमाग खोल के जरूर रखता हूँ। तो इसी तरीके से मेरे को किसी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइन में एंटर करवाया, मिस्टर राजू उसका नाम है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे वो मेरा सपना पूरा हो सकता है जो मैंने कभी देखा था छोटी सी उम्र में। मुझे नहीं पता कि वो सच होगा या नहीं होगा, लेकिन ये उम्मीद है कि इस फील्ड के अंदर वो चीज हो सकती है, तो हो सकती है, क्योंकि अपनी सोच जैसे कई लोग खड़े कर दूंगा। पूरी उम्र मेरे पास सभी काम करने के लिए और पूरी उम्र तक काम करूंगा।
तो वो सोच जैसे अपनी जैसी सोच वाले बहुत सारे 10 लोग इकट्ठे करूंगा, 10 अपने जैसी सोच वाले लोग देंगे, 100 आज अपने जैसे 1000 लोग करेंगे। मुझे नहीं पता कि दुनिया से गरीबी खत्म होगी या नहीं होगी, लेकिन एक लाइन मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किसी को दान करना है तो पैसे से दान कभी मत करना, पैसे से मदद उसको कभी मत करना। अगर उसको मदद ही करनी है किसी की तो उसको पैसा कमाना सिखा दो। और ये मैं बहुत लकी हूं कि मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग लाइन मिली और उसमें से भी मोदी केयर मिला, क्योंकि यहाँ पे हम किसी की इनकम को जनरेट करते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है। मुझे लगा यहाँ पे वो मेरा सपना पूरा हो सकता है। इससे पहले की बात करूं तो ये करते करते जब हालात ठीक नहीं थे उस समय सिस्टर की, छोटी सिस्टर थी मेरी, मोहिनी मेरा नाम है, मेरी गाड़ी पे भी उसका नाम लिखा हुआ है, लोग पूछते हैं कौन है। मैं कहा कभी मौका मिलेगा तो जरूर बताएंगे, आज वो मौका मिला हुआ है। तो मेरी सिस्टर की ऐसे से तबीयत खराब होने लगी और कहती थी भैया मेरे को ना मोटरसाइकिल पे बैठना है। तो उसको मोटरसाइकिल पे बिठाने के लिए बहुत मेहनत की और मोटरसाइकिल मैंने यहाँ से मैंने कमाई और उसको मोटरसाइकिल पे सैर भी करवाई थी और एक ही बार सैर कर पाई थी वो, क्योंकि कुछ समय के बाद उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। बाद में बहुत जगह इलाज करवाया, बहुत जगह इलाज कराया, पैसा तो था नहीं। वो कैसे मैनेज किया होगा पापा ने, ये मैं आज भी सोचता हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ। हम छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर डर जाते हैं। उन्होंने अब 8 बच्चों को कैसे पाला होगा, पूरे समाज को भी साथ लेके चले, कुछ गलत काम तक नहीं किया उन्होंने। तो दिल्ली वो ले गए सिस्टर वगैरह को, बाद में पता चला उसको कैंसर था, 11th क्लास में थी, जम्मू में आए। इतनी ज्यादा तबीयत, ना वो जीने लायक भी थी ना मरने लायक थी। उसका सबसे प्यारा सॉन्ग है, आपने बहुत बारी मेरे को सुना होगा, जिंदगी कैसी है पहेली आई, वो अपना गुनगुनाती रहती थी। आज भी वो गाना गाता हूँ तो रोना आ जाता है कि कुछ नहीं कर पाया मैं उसके लिए। तो दोस्तों पापा पापा जो लोग बोलते थे, पापा हरिद्वार में थे, जॉब करते थे, पापा ने गंगा के सामने जाकर मन्नत मांगे थे, गंगा मैया अगर ये ठीक होने लायक नहीं है तो इसको अभी ले जा, इसका दुख नहीं देख सकते। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, वो डेड बॉडी एक कमरे में थी और हम दूसरे कमरे में, मतलब ड्रीम्स के लिए इतना मैं दौड़ लगा रहा था कि मैं कुछ करना है। उस समय पैसे की अहमियत का एहसास हुआ, काश पैसा होता तो इसका इलाज करवा पाते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैंने आंख से आंसू आने नहीं दिया, शत उसको याद करके अब आंसू आ रहे हैं, या जब मैं गाना सुनता हूँ जिंदगी कैसी है पहेली आए तो आंसू आ जाते हैं। दोस्तों फिर काम शुरू किया, हिम्मत नहीं आ रही, आंखों से आंसू नहीं आने दिए और एक चीज ठान लिया, अब तो कुछ करना है। जब वो जिंदा थी तब बहुत जोर लगाया, नहीं कर पाया। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब तो वो रही ही नहीं, अब क्या करना है करके तो डिसीजन लिया, अब तो बहुत करना है, अब इतना करना है कि कोई ऐसी सिचुएशन पे कोई दिखे तो उसको इस तरीके से रोने नहीं देना है। इस सोच से हमने इस काम को स्टार्ट किया। इससे पहले मैंने एक कंपनी में और स्टेप लिया था, तो उसमें काम किया, ऐसा अच्छा नॉलेज मिली। उस समय गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स नहीं थे इस फील्ड के अंदर, लगे रहे, उसमें भी पैसा थोड़ा बहुत आया। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए, आज से लगभग 3-3.5 साल पहले नॉर्म्स आ गए थे। उस नॉर्म्स के हिसाब से वो कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया। मेरा वहां पे सिंगल चेक 8 लाख रुपए का आने वाला था और विद इन 3 या 4 मंथ्स में निकाल सकता था उसको। तो गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स आए, उस नॉर्म्स के हिसाब से उसने अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं किया और मैं आया था मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने के लिए, डायरेक्ट सेल में काम करने के लिए नहीं आया। मैं वो काम करना चाहता था कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे आने के बाद पैसा आता रहे और उसमें से 10% का जो बचे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए दान जरूर करूं। तो डायरेक्ट सेलिंग में पॉसिबल नहीं था। गवर्नमेंट के नॉर्म्स में एक डायरेक्ट सेलिंग पार्ट और एक मल्टी लेवल मार्केटिंग पार्ट लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िएगा। यूनिवर्सिटी दिल्ली की किताब है, उसमें MBA कॉमर्स चैप्टर के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोर्स है 3 साल का, उसके अंदर वो सारी डिटेल लिखी है। तो उसके हिसाब से वो मेरे को परफेक्ट नहीं लगी। फिर मैंने लगभग 20-25 कंपनियां देखी थी और उसी बीच में मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, चेस्ट में पस पड़ गई थी। लगभग 6-7 महीने में उसी के देख रेख मेरा परिवार भी सारा डिस्टर्ब रहा उस वजह से, और भगवान का शुक्र है कि ऑपरेशन ठीक ठाक हुआ था। उसके बाद फिर 3-4-5 महीने मैं बेड रेस्ट पे रहा, जो मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा बचा था वो भी खत्म हो चुका था और गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आने की वजह से मैंने पुरानी कंपनी में काम करना भी बंद कर दिया था। फिर फाइनल डिसीजन लिया। इस पोजीशन में बहुत बारी घर में झगड़े भी हुए,
घर वाले कहते हैं नौकरी कर ले, पड़ोसी कहता है नौकरी कर ले, और रिश्तेदार, बुरा नहीं मानना, मुझे नहीं पता आप लोगों के रिश्तेदार कैसे होंगे। हमें अपने घर से मतलब रखना चाहिए, दूसरे घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, इसको लोगों को समझ में नहीं आते, क्या करते रहते हैं। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मुझे इस फील्ड की पावर दिख गई थी, लेकिन घर वालों को फिर बार बार कोई ना कोई आके पिंच मारता था, इतनी अच्छी पेप्सी की नौकरी थी, क्यों छोड़ दी। तो दोस्तों, पापा को मैंने बहुत बारी बोला था कि क्योंकि लोगों की बातों में आकर वो बोलते थे, उनको पता है कि उनको मेरे पे पूरा फेथ था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन कोई ना कोई बीच में आकर पिंच मारता रहता था। तो पापा ने मेरे को बहुत बारी बोला, घर में मम्मी वगैरह ने, भाइयों ने बड़ा कुछ बोला, तो नौकरी पकड़ ले, ये कर ले, घर डिस्टर्ब हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मैंने पूरे घर वालों को बिठाया था। दोस्तों, इस फील्ड में आने के लिए मैंने बहुत बहुत दुख झेले हैं, इस फील्ड के अंदर आने के लिए, क्योंकि मैं जो सपना देखा था मैंने 9th क्लास में, दुनिया से गरीबी खत्म, मुझे नहीं पता होगी होने की, लेकिन मैं उस प्लेटफॉर्म पे जरूर हूँ। थकूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, करूंगा जरूर। मेरी जैसे सोच वाले बहुत सारे लोग मुझे मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो घर वालों को मैंने बोला था कि आपने मेरे बीवी बच्चों को पालना है या मैंने पालना है, पहले तो ये क्लियर कर दो। अगर आपने मेरे बीवी बच्चों को पालना है तो मैं सारे काम धंधे छोड़कर आपके साथ बैठता हूँ, क्योंकि मैं वो सारे सपने पूरे करना चाहता था जो पापा ने कभी देखे थे। अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरों की बातों में आकर मुझे कुछ नहीं बोलना। आज के बाद मुझे अपने परिवार को पालना है, आप लोग से बड़ा कुछ सीखा है, मुझे वो आपकी गाइडलाइन हमेशा मिलती रहेगी, मुझे पूरा उम्मीद है, लेकिन मुझे इस फील्ड को काम करने नहीं दीजिए। तो दोस्तों, उस दिन चैलेंज लिया था, दुनिया को करके दिखाऊं या ना दिखाऊं, परिवार को करके जरूर दिखाऊंगा। लेकिन इसी बीच में मैंने बताया कि ऑपरेशन हो गया था, जो बैंक बैलेंस था वो फिर से खत्म हो गया, फिर से वही पुरानी बातें उठना स्टार्ट हो गई। तो पढ़ा लिखा है, तेरे पास एक्सपीरियंस है, नौकरी कर ले। मेरा बेटा हो चुका था लगभग 6 साल, 4 5 साल का बेटा था मेरा। स्कूल की फीस चढ़ चुकी थी पूरे साल की। दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम था। लगभग 3 4 किराने वालों से सामान मैं उधार पे ले चुका था। मकान मालिक का किराया लगभग मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को उम्मीद है, 10 से 15 हज़ार पे चढ़ चुका था। पड़ोसी को पता चल चुका था, रिश्तेदारों को पता चल चुका था, इसके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ चुकी है, लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी। वो कहते हैं ना, जब मुसीबत होती है कोई साथ नहीं देता, वो सिचुएशन तो थी। तो उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी हुई थी, मैं आज भी धन्यवाद करता हूँ उसका। झगड़े आज भी होते हैं, वो एक अलग बात है। तो मैंने डिसीजन लिया, फिर वही वाली बात फिर दोबारा उठी, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। मैंने फिर डायरेक्टली तो नहीं बोला, लेकिन उस समय एक फिल्म थी जो बहुत मशहूर हुई थी, वो थी 3 इडियट। दोस्तों, घर में परिवार को बिठाकर लगभग 4 से 5 बारी वो वीडियो फिल्म दिखाई थी, और वही सीन दिखाया था जब वो छत के ऊपर से गुजरा था। मैं आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता, मैं मुंह से नेगेटिविटी नहीं सोचता, लेकिन उनको ये चीज दिखाना चाहता था कि अगर मुझे ज्यादा डिस्टर्ब किया गया तो मैं इस पोजीशन पे हूँ, ये स्टेप ना ले लूं। तो इसलिए प्लीज मुझे तंग मत करिए। मुझे किसी और को करके नहीं दिखाना है, मुझे आप लोगों को करके दिखाना है। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, मुझे आपसे मतलब है। मुझे आपको करके दिखाना है जो आपने मुझसे उम्मीद रखी हुई। तो वो दिन है, उसके बाद से घर वालों ने मुझे नहीं बोला, और बोला कि जो तेरे को ठीक लगता है कर, लेकिन परिवार को, क्योंकि हम बेटी किसी के घर की लेकर आए हैं, उसको दुख नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर 20 25 कंपनियां देखी, 25 में से 5 कंपनियां मेरे को बहुत अच्छी लगी, 5 में से एक करनी थी। तो उसको चूज करने के 4 5 तरीके होते हैं। कंपनी का प्रोफाइल देखना होता है, कंपनी का प्रोडक्ट देखना होता है, प्रोडक्ट में कंपनी की क्वालिटी देखनी होती है, कंपनी का रेट देखना होता है, कंपनी की रेंज देखनी होती है, कंपनी की अवेलेबिलिटी देखनी होती है, फिर देखना होता है कंपनी का प्लान। और प्लान में जो सबसे जरूरी चीज है जिसमें पैसा देना है, वो है टर्म एंड कंडीशन, और वो लोग पढ़ते ही नहीं। बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में घुस जाते हैं, फिर पैसा आता नहीं है, फिर लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है कंपनी। दोस्तों, पैसा देना है, कंपनी के मालिक ने नहीं देना, कंपनी के प्रोडक्ट ने नहीं देना, कंपनी के प्लान के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है उसने पैसा देना। और मोदी के प्लान में कोई टफ टर्म एंड कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं आज। फाइनल डिसीजन लिया, इसको काम करना है। तो मेरे सीनियर, जिनकी वजह से मुझे बिजनेस मिला, क्योंकि 20 25 कंपनियां देख ली थी, अनिल पंडित जी के थ्रू मुझे दलजिंदर जी से मुलाकात हुई थी, और दलजिंदर जी ने मुझे रात को 12 बजे ये प्लान दिखाया था पोंटा साहब में, क्योंकि मैं और अनिल पंडित जी उस वक्त वहां थे, मार्केटिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा मैंने अभी गांव जा रहा हूँ, वापसी आऊंगा तो फिर बात करते हैं। मैंने ज्वाइनिंग डाल दी थी, और ठीक 1 महीने के बाद गुरमेल संधू जी का जम्मू में प्रोग्राम था, और दलजिंदर जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उस प्रोग्राम में मुझे बिठा दिया।
और वो प्रोग्राम देखने के बाद गुरमीत संधू से मिलने के बाद मुझे लगा कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो थी हमारी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग है वो एक ऐसी कंपनी से लेकर आए हैं जिसकी एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। गुरमीत संधू जी भी उसी फील्ड से आए हैं जिनके पास 10 साल का उस कंपनी का एजुकेशन का एक्सपीरियंस था। उनके सीनियर विवेक शर्मा जी वो भी उसी फील्ड से आए, उनके पास तो एक्सपीरियंस था। और डॉक्टर शक्ति जी और मनीष चोपड़ा जी भी वो भी उसी फील्ड से आए जिस फील्ड में सबसे अच्छी एजुकेशन बन जानी जाती थी। और मुझे लगा कि मुझे वो एजुकेशन मिल जाए तो इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा किया जा सकता है। तो गुरमीत संधू के साथ बैठे थे हम, तो गुरमीत संधू जी से मैंने एक ही बात की थी, संधू साहब मेरे घर की ये पोजीशन है, ऐसी पोजीशन हो चुकी है और मैं घर में लाजवाब दे चुका हूँ, मैंने अब नौकरी नहीं करनी, मैंने जिंदगी यहीं से बदलनी है, मुझे आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, मुझे 6 महीने का चेक 1 लाख रुपए का चाहिए, कैसे करना है वो मुझे बता दीजिए। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो यहाँ दुनिया से निकल जाऊंगा या 1 लाख रुपए का चेक निकालूंगा। मुझे नहीं पता गुरमीत संधू ने जो मुझे उस वक्त लाइटली लिया था, क्या से लिया था, लेकिन मैं अपनी बातों के लिए कमिटेड था। तो गुरमीत संधू जी ने मुझे ग्राफ बताया था, 4 ग्रुप से ज्यादा नहीं खोलना और 4 ग्रुप से कम नहीं खोलना। और मैंने भी अपने दिमाग को खाली करके उनके साथ बैठा था कि जो मेरे पास आता है वो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, जब रिजल्ट आएगा तो जरूर लगाऊंगा और इस चेक को और डबल करके दिखाऊंगा, लेकिन बिना सलाह के नहीं लगाऊंगा। और आज भी मैं गुरमीत संधू जी से सलाह लेता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, क्योंकि 10-15 साल नौकरी की है। और जो दोस्त मेरे इस वक्त नौकरी करने वाले इस वक्त मोदी केयर को कर रहे हैं, तो अपने सीनियर को सीनियर नहीं बॉस समझ के करिएगा। बॉस आपसे रिपोर्टिंग नहीं लेगा, लेकिन आप उनको रिपोर्टिंग जरूर देगा, क्योंकि नौकरी करने वाले जल्दी इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि नौकरी में उनको बॉस की आदत रहती है और यहाँ पे सीनियर को बॉस समझने की जरूरत नहीं समझता। दोस्तों मैंने अपने सीनियर को बॉस समझा था, उन्होंने मुझसे रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन मैं आज भी रिपोर्टिंग करता हूँ। रिपोर्ट का असर है कि आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। तो उन्होंने मुझे ग्राफ बताया, मैंने इस पे काम शुरू किया। पहले महीने का चेक 1680 रुपये आया, दूसरे महीने का 13,000 रुपये आया, तीसरे महीने का 21,000 आया, चौथे महीने का 41,000 आया, पांचवें महीने का 81,000 आया, छठे महीने का 1,01,000 रुपये का आया और सातवें महीने में 12.5 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी ली थी दोस्तों। हैरानी की बात ये नहीं है कि मैंने क्रेटा गाड़ी ली थी, हैरानी की बात ये है कि गाड़ी लिए हुए मुझे 2 साल हो चुका है और चलानी मैंने 5 महीने पहले सीखी है और लाइसेंस मेरा लगभग 1-1.5 महीना पहले आया और लगभग 54,000 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। दोस्तों लोगों का काम है बोलना, बोलते रहेंगे। बिजनेस में अगर तरक्की करनी है तो एक फार्मूला समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपने दुकान बदली, मोदी के सामान लिए, मेहनत का काम नहीं है। आपको सामान अच्छा लगा, आपने किसी की प्रमोशन कर दी, जैसे जम्मू में लोग किसी मिठाई वाले की प्रमोशन करते हैं, आप अपने एरिया में मिठाई वाले की प्रमोशन करते हैं। तो आपने दुकान बदली है, मेहनत का काम नहीं है। आपने किसी की दुकान बदलवा दी, ये भी मेहनत का काम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक मेहनत का काम है जो सबसे नहीं होगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ सबको। एक मेहनत का काम है जो सबसे नहीं होगा, वो सबसे मेहनत वाला काम है लोगों की बात को इधर से सुनकर इधर से निकाल देना। अगर इस फील्ड के अंदर तरक्की करनी है तो लोगों की बात को सुनकर इधर से निकालने की हिम्मत रखिएगा और उसकी हैबिट डाल दीजिएगा। ये हैबिट तब डालेगी जब आपको एहसास होगा कि आप एक बार सोचिए ना कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके परिवार का ध्यान कौन रखेगा? क्या जो आपको ताना मार रहे हैं वो आपका ध्यान रखेंगे? नहीं रखेंगे तो इधर से सुनो और इधर से बाहर कर दो। दोस्ती ऊपर ऊपर से रखना उनके साथ, कोई साथ नहीं देने वाला है। आप तरक्की नहीं करेंगे तो तंग करेंगे, अगर आप तरक्की कर जाएंगे तो कहेंगे कि मैं जानता था ये तरक्की करेगा। मेरी नजर में अगर आप कहेंगे फार्मूला क्या है इस बिजनेस में तरक्की होने का, तो एक ही तरीका है कि लोगों की बात इधर से सुनना और इधर से निकाल देना। अगर आपका घर का कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी आपको पिंच मारे तो उसको दिल में बिठा लेना, किसी को करके दिखाऊं या ना दिखाऊं, इसको कर जरूर करके दिखाऊंगा। दोस्तों वो आग लेकर आनी पड़ेगी आपको। तरक्की करनी है, जिंदगी एक बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। मस्ती में काम करने के लिए नहीं है जिंदगी। सीरियस हो जाइए अपनी लाइफ को लेकर। दोस्तों 50 साल काम करना है, 5 साल काम करना है, ये डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। आप काम कर रहे हैं और आप काम करते करते 4 साल हो चुके हैं और 20,000 तो महीने का आ रहा है और आप लोगों से ये बात करें कि मेरे को 4 साल के बाद प्लान दिखाएं कि मैं मोदी केयर में पिछले 4 साल से हूँ और आप 20,000 तो महीने का आ रहा हूँ, तो नया जो नई जनरेशन होगी आपसे पूछेगी 4 साल के बाद 20,000 आ रहा है, सिर्फ तो नौकरी कर लेता है। और वो 20,000 आ रहा है आपकी गलती की वजह से, क्योंकि आपने अपना दिमाग यूज किया। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये इसमें अपना दिमाग बंद करना है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं और ये बिजनेस बहुत आसान है। ये बिजनेस इतना आसान है
कि लोग इसमें अपना दिमाग फिट करने लगते हैं, रिजल्ट आते नहीं है, फिर कहते हैं कंपनी खराब है, फिर कहते हैं सीनियर खराब है। ना सीनियर खराब है ना कंपनी खराब है दोस्तों, आप अपने दिमाग से काम कर रहे हैं जिस वजह से रिजल्ट आपका नहीं आ रहा। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे लोगों, कुछ लोगों को, लेकिन दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस बहुत आसान है। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, लोगों की बात इधर से सुनकर इधर बाहर करनी है। आप नौकरी करते हैं, लोग आपको बोलेंगे नौकरी खराब है, आप छोड़ देंगे क्या? फिर क्या करेंगे? इधर से सुनकर इधर से निकालते हैं ना। 20 किसके लिए? 20-25 हजार रुपए के लिए, जिससे आपका घर चल रहा है बस। यहाँ लाखों रुपए आ रहे हैं तो लोगों की बात इधर से सुनकर इधर से नहीं निकाल सकते। लोगों ने कुछ बोल दिया तो टीम का काम ही छोड़ देंगे। इसलिए भाई परमात्मा आपको मौका देगा और हर बार ही देगा। जो कहते हैं कि एक बार परमात्मा मौका देता है, एक बार ही नहीं देता, हर बार ही मौका देता है। मौके को राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाला आदमी ही आगे बढ़ता है। लेकिन हर किसी का एक गाइडलाइन होना चाहिए। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, जो आपका सीनियर है वो जैसे कहते हैं उसकी सुनते तो है ही है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा उसकी भी सुन लेंगे। फॉलो एक को अगर हो गया तो तरक्की मिलेगी। मैं आज भी गवर्नमेंट को ही फॉलो करता हूँ। कोई क्वेश्चन निकलता है आज भी, अगर एक ज्वाइनिंग मुझे अपडेट करनी होती है तो गुरमेल संधू जी से राय लेता हूँ। सर मेरे पास ये ज्वाइनिंग है, इस तरह का आदमी है, ये प्रोसेसिंग है, इसकी ये सोच है, मैं कहाँ लगाऊं इसको? क्या आप करते हैं? कहते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन कही है, एक बहुत अच्छे लीडर थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो कहते थे हम कब अच्छा काम करते करते कब बुरा काम कर देंगे हमें नहीं पता, और कब बुरा काम करते करते कब अच्छा काम कर देंगे ये भी नहीं पता। अगर आप आज रिजल्ट नहीं आ रहा और पहले आ रहा था, इसका मतलब यह है आप कोई गलत काम कर रहे हैं। आप अपनी काउंसलिंग करिए। किसके साथ करेंगे? अपने सीनियर के साथ करिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यही बातों का मैंने ध्यान रखा, 2 विदेश के टूर अचीव किए, और आज इस बिजनेस से इसी साल का मेरा टारगेट है कि मैं जमीन ले लूंगा। और मैं देख चुका हूँ 50 लाख रुपए तक की जमीन देख चुका हूँ। या बना बनाया मकान के लगे, यहाँ पे जम्मू के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, डोमिसाइल्स की यहाँ पे तैयारी है, वो अप्लाई करने दिया हुआ। उसके आने के बाद फाइनल डिसीजन होगा कि दिसंबर तक आएगी है, लेकिन फाइनल है। लोग तो फिर भी कहेंगे ना। मैंने गाड़ी ली थी, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जो जम्मू में लोग हैं वो जानते होंगे, पवन चौक के सामने एक गली है, उस गली में मारुति गाड़ी नहीं घुसती। दोस्तों रिश्तेदार बोलने वाले पता बड़ा कुछ बोलते हैं। क्या बोला? इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, तेरे को चलानी तो आती नहीं है, लगाए कहाँ था, तेरे पास रहने के लिए तो जगह नहीं है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी को जवाब देना है तो मुंह से मत दीजिएगा, उसको वो करके दिखा दीजिए जो वो सोच भी नहीं सकता। मैंने गाड़ी ली, मैंने गाड़ी कहाँ लगानी है मैंने सोच रखा है। मैं छोटे से मकान में रहता हूँ, गाड़ी में नहीं घुसती। मैंने सोच रखा है कि जब गाड़ी लूंगा तो मकान चेंज कर लूंगा, और मैंने चेंज किया। उनका मुंह बंद किया, मुंह से कुछ नहीं बोला। मुझे चलानी नहीं आती थी, मैंने चलानी सीखी, उनका मुंह बंद हुआ। लेकिन फिर भी लोगों का काम है कहना। कुछ खास दोस्त थे, उन्होंने बोला कि गाड़ी ली है तो ब्लू कलर की क्यों ली? दोस्तों उनको नहीं पता ब्लू कलर की क्यों ली, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। उन्होंने बोला कि ब्लू कलर की जगह व्हाइट कलर की लेता, बिक तो जाती। दोस्तों बेचने वाले पहले ही लोग खड़े हुए हैं। मैंने ब्लू कलर की गाड़ी इसलिए ली कि इतना दूर से दिखती, आंखों में चुभेगी। जिन्होंने बोला था कि कुछ नहीं कर सकते, उनके घर के पास से बार बार निकालता हूँ। मैंने बोला था ना, जो आपके बिल्कुल क्लोज हो और आपको पिंच करे उसके दिल के पास लगा लेना। और आज भी उनके घर के पास से निकलता तो हॉर्न बजा के निकलता हूँ, और दूर से जब तक वो बाहर निकल के गाड़ी देखते तो ब्लू कलर ही दिखती है। कहीं राह चलते खड़ी हुई गाड़ी होगी ब्लू कलर, चाहे कोई दूसरी हो, दिमाग में दिन दौड़ेगा। बोलकर किसी को जवाब नहीं देना, कुछ ऐसा कर दो कि वो जलता ही रहे। दोस्तों गाड़ी अभी लॉकडाउन की बात करूं तो लोग अपने हिसाब से सोचना स्टार्ट करते हैं। लोगों के घर में आज पैसा नहीं है तो वो सोच रहे हैं राजन के घर में भी नहीं आ रहा होगा। और घर में मैसेज, मेरे घर में मैसेज क्या गया है आप सुनना चाहेंगे? दोस्तों लोग नहीं बोलना बंद करेंगे, उनकी बात को इधर से सुनकर इधर से निकालने की आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को। जिंदगी में तरक्की करनी है, सिर्फ मोदी केयर में नहीं, जिंदगी में कहीं पर भी। मैंने गाड़ी के टायर चेंज करवाए, क्योंकि 40,000 50,000 किलोमीटर चल चुकी थी, टायर चेंज करवाए। तो लोगों को मैसेज मेरे घर में क्या भेज रहे हैं? हाथी लेना बहुत आसान है और उसको पालना बहुत मुश्किल है। दोस्तों अभी तो उनको ये नहीं पता कि मैंने 12,000 रुपए के टायर लिए हैं, साथ में 5,000 का इंटीरियर भी फिट करवाया है, प्लस उसके अंदर 10,000 रुपए का काम और करवाया है। ये उनको नहीं पता है। बोला नहीं, कुछ अंदर ही दबा के रखा हुआ है। बहुत लोगों को जवाब देना है। बहुत लोगों की फोटो खींच के रखी हुई है, जैसे सांप खींच लेता है ना अपने दुश्मन की फोटो, ऐसी फोटो खींच के रखी हुई है। अभी एक जवाब और दूंगा उन लोगों को।
दोस्तों जिंदगी में तरक्की करनी है ना, अंदर अंदर कुछ दबा के रखिए, कुछ किसी का चैलेंज दबा के रखिए कि इसको तो जरूर करके दिखाना, और वो आपका खास होना चाहिए। बोलना नहीं है मुझसे उनको। और उनको एक झटका और देने जा रहा हूँ इसी साल मकान लेकर, क्योंकि लॉकडाउन में उन्होंने बोला, घर में मैसेज डलवाया गया कि राजन ने गाड़ी ली, गलती किया, बोला था ना उसको गाड़ी नहीं लेना चाहिए, उससे अच्छा मकान ले लेता, आज अपने घर में तो रहता था, खाने पीने की चिंता तो नहीं रहती। उनको क्या पता मेरे घर में 2 लाख रुपए आ रहा है। और आज इसी बिजनेस से फाइनल हो चुका है, सब कुछ रेडी। आज बैंक वाले से बात भी करके आया, उन्होंने मुझे बोला है कि सिर्फ रिटर्न की कॉपी दिखा दो, क्या सिस्टम है वो हम देख लेते हैं जमीन का, क्योंकि जम्मू में मैं बाहर का हूँ और जम्मू में थोड़ा सा मुझे चैलेंज है। चंडीगढ़ वगैरह लेने में तो लगभग फाइनल हो जाता है, लेकिन मेरी फैमिली यहाँ पे, छोटा बेटा है। तो दोस्तों मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। भगवान ने अगर मुझे हुनर दिया है, मुझे टैलेंट दिया है, और मेरा एक सपना है कि दुनिया से गरीबी खत्म करनी है, उसके लिए मुझे नॉलेज दी है, और हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर इतनी अच्छी दी है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ भगवान का कि हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग इतनी अच्छी है। सर ये बिजनेस आपकी अपलाइन से चलता है, मेरी बात को गौर से नोट करिएगा, ये बिजनेस आपकी अपलाइन से चलता है। अगर आपके साथ अपलाइन होगी तो आप जिंदगी की कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध अर्जुन जी ने कि सिर्फ एक के सहारे जीता था, कृष्ण जी के सहारे। तो दोस्तों वो कृष्ण जी आपके अपलाइन है। जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, आप उसको मेंटर समझिए, किसी एक को चुनिए, वो कोई भी हो सकता है। हर महीने अपनी ग्राफिंग करवाइए उनके साथ, अपना दिमाग बंद करिए। ये बिजनेस बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। लेकिन होगा क्या, भगवान कहता है मैं मारता नहीं हूं, मैं मत मार देता हूं। वो मत ना मरे, एक छोटी सी गलती की वजह से हम बिजनेस ही छोड़ देते हैं। दोस्तों नुकसान अपना है। बहुत सारी कंपनियां लालच में आकर हम उस लालच में चले जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग घूम फिर के यहाँ आ चुके हैं। चाणक्य जी कहते थे जिंदगी में तरक्की करनी है तो गलती करके नहीं सीखना, जिसने गलती कर रखी हो तो उसके एक्सपीरियंस ले लेना। एक कहानी के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा। एक आदमी होता है, उसके ना दोनों कान पे पट्टी लगी होती है। उसके बाद दूसरा आदमी आता है, वो यूं खड़ा होता है, उसको इस कान की पट्टी दिखती है। कहता है भाई साहब ये आपके कान पे पट्टी क्यों लगी है? कहता है मैं ना प्रेस कर रहा था कपड़े को और फोन की घंटी बज गई, मैंने फोन की जगह कान को प्रेस से लगा दिया था। वो थोड़ा सा यूं घुमा, उस आदमी ने बोला कि आपके इस कान पे पट्टी क्यों लगी है? कहता फोन की घंटी दोबारा से बज गई थी। दोस्तों अगर आपके साथ किसी ने एक बारी गलती की है तो गलत वो है, लेकिन अगर वही गलती दोबारा की उस आदमी ने तो गलत आप है। तो दोस्तों अगर आप इसमें पैसा नहीं निकाल पा रहे तो कहीं ना कहीं आपकी गलती हो रही है। आप इस बिजनेस को अपने दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिजनेस बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। मैं टीम कैलकुलेशन बताता हूँ। रोज का 2 घंटा काम करिए, हफ्ते का सिर्फ 5 दिन काम करिए, 7वें महीने का चेक 1 लाख रुपए का होगा। बहुत सिंपल सा काम है ये, लेकिन अपने दिमाग से करेंगे तो नहीं होगा। दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा नहीं बात करूंगा। सिर्फ एक शेर के साथ जो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता हूँ। जिंदगी पहले पहेली थी अब सुलझी सी लगती है, हर दास्ता अधूरी थी अब पूरी सी लगती है, अब जीना मुमकिन नहीं है मोदी केयर के बिना, अब तो हर सांस हर धड़कन मोदी केयर की लगती है। दोस्तों लास्ट ड्रीम के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2025 में हेलीकॉप्टर लेने जा रहा हूँ, ब्लू कलर का लेने जा रहा हूँ, और 8 करोड़ रुपए का है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दोस्तों सब पॉसिबल है, आप सबने देखना शुरू करिए। और मैं मनीष जी का धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अरे राजन जी आपने तो हिला के रख दिया यार, मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं तो इवन मैंने पहली बार आपकी स्टोरी सुनी, इतनी पेन आपने झेली है यार आपकी, इतने इन स्पाइट ऑफ सो मेनी चैलेंजेस। तो कई बार गुरमेल जी से बात की थी, लेकिन अभी इस मुद्दे में भी सर एक्चुअली मैंने कुछ चैलेंज नहीं सर देखे। मैं तो पापा को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमने तो कुछ झेला ही नहीं आज तक। नहीं मैंने देखा सर, लोग सर तो कुछ नहीं झेला। लोग बिजनेस में कई बार थोड़ा बहुत चैलेंज आए थे ना, तो लोग चू चू करना शुरू कर देते हैं। तो रियली यू आर ए चैंपियन। आप रियल लाइफ में भी चैंपियन हो राजन जी, आप रियल लाइफ में भी चैंपियन हो, कोई डाउट नहीं इसमें।
बस सर आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की गाइडलाइन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। बस यही सोच है कि जिस सोच से इस फील्ड के अंदर आए थे कि दुनिया के लिए कुछ करना है, काश कम से कम इतना तो हो कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में कोई गरीब ना दिखे, भूख से सोए ना रात को। सर तो कर ही सकते हैं ना। यस, मैं आपको बताऊं, कुछ डाउनलाइन लीडर ऐसे होते हैं जिनको अपलाइन भी सुन के बड़ी इंस्पायर होती है और अपलाइन भी वेट करती है कब वो लीडर आकर बोले, और आप उनमें से एक हो। वी आर प्राउड ऑफ यू राजन जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और अब आपने अपनी स्टोरी तो बताई, लेकिन कुछ क्वेश्चन है हमारे जो हम पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने 6 महीने में गुरमेल जी की मेंटरशिप के अंदर आपने 1 लाख का लेवल टच किया। आवाज कट रही है सर। मैंने अब आ रही है सर आवाज? हेलो, एक मिनट सर, एक मिनट। मैंने आपने इतना जल्दी 1 लाख का कट रही है। अभी आ रही है सर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी आ रही है, हाँ जी आ रही है सर। आपने सर इतने कम टाइम में 6 महीने के अंदर 6ठे महीने का चेक आपका 1 लाख रुपए का था। तो मैं ये और अभी आप 2 लाख रुपए महीने का बना रहे हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी डेली रूटीन होती क्या है? कितने बजे घर से निकलते हो, क्या काम करते हो, रात को कितने बजे आते हो, वो जरूर बताइए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर के चौके छिक्के तो जड़ते सभी को नजर आते हैं, लेकिन पीछे मेहनत क्या है, कितनी वो नेट प्रैक्टिस करता है ना, वो नहीं वो लोग जानते। तो आप प्लीज लोगों को ये बताइए, 6 महीने में 1 लाख रुपए का चेक आपका आ गया, अभी 2 लाख बना रहे हो और इसी साल घर लेने जा रहे हो, तो आपकी डेली की रूटीन क्या होती है सुबह से लेकर शाम तक? सर डेली की रूटीन ये रहती है कि मैं आज भी समझता हूँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। नौकरी का आपको पता ही है, 9 बजे तैयार होना है, 10 बजे तक घर से निकल जाना है। तो 10 बजे मैं घर पे हर हालत में लास्ट 10 बजे तक घर से निकल जाता हूँ, नाश्ता बना हो या ना बना हो, क्योंकि मैंने घर में बोल रखा है कि मेरा नाश्ता 9 बजे तैयार हो जाना चाहिए। अगर बना होगा तो खा के निकलूंगा, नहीं बना होगा तो ऐसे निकल जाऊंगा, लेकिन मैडम को बोलूंगा नहीं कि तूने क्यों नहीं, क्योंकि वो भी पूरा दिन मेहनत करती है, घर में घर संभालती है, छोटे को संभालती है। तो 9 बजे मैं घर से निकल जाता हूँ और एक हफ्ते का शेड्यूल बना हुआ होता है, किस ग्रुप में किस टीम के साथ काम करना है। एक जगह पे मिनिमम 1.5 से 1.25 घंटे का समय जरूर लगाता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है कि आप रोज का एक आदमी को तसल्ली से प्लान करो, 10 को जरूरत नहीं है करने की। एक आदमी को तसल्ली से प्लान करो। तो यानी कि एक जगह मैं मीटिंग करता हूँ तो मिनिमम 1.5 घंटे का समय लेता हूँ, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। उस हिसाब से रोज के 5 ग्रुप काम हो जाता है 10 घंटे में। तो जाने की मेरी जो टाइमिंग है लास्ट 10 बजे, वो इसलिए रखी है, वो भी मैं थोड़ा सा कारण बता देता हूँ। मान लीजिए, क्योंकि मेरा बेटा है 7 साल का, मान लीजिए मैंने रूटीन आज के टाइम में मैंने रूटीन रख ली थी 7 बजे घर पहुंचना है, क्योंकि बेटा 8 साढ़े 8 बजे सो जाता है। आज मैं 7 बजे पहुंचेगा, कल 7 बजे पहुंचा, परसों थोड़ा सा लेट हो गया, परसों थोड़ा सा ले गया, उसके बाद लेट हो गया, उसके बाद लेट हो गया, करते करते मैं आज एक हफ्ते 10 दिन के बाद मैं 10 बजे घर पर पहुंचा। तो घर वाले चिंता करेंगे, मुझे फोन पीछे से करेंगे, आए नहीं, खाया, लेट क्यों हो गए, चिंता होगी या नहीं होगी। तो मैंने शुरू से हैबिट बना रखी है, मैं 8 बजे फ्री हो जाऊं, 10 बजे से पहले घर घुसूंगा, चाहे मैं किसी पार्क में बैठ जाऊं, चाहे मैं गाड़ी में बैठकर कुछ भी काम करूं। तो उससे क्या है कि घर वालों को पता है कि 10 बजे से पहले नहीं आए, वो चिंता नहीं करते। फिर 10 बजे से थोड़ा लेट होता तो मैं फोन खुद ही कर देता हूँ। तो वो रूटीन जो नौकरी वाली है आज भी है, क्योंकि एक ही चीज जानता हूँ कि नौकरी अगर कर रहा होता तो 50 साल काम करता, तो क्यों ना मैं ये सोच लूं कि मैंने अगले 10 साल और नौकरी करनी है। तो नौकरी के हिसाब से आज भी चलता हूँ दोस्तों। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आप हर रोज मिनिमम 10 से 12 घंटे काम करते एवरी डे? जी सर। आपने बात की ना कि मैं नाश्ता अगर लेट हो जाए, तो आज सुबह बारिश हुई थी, तो बारिश में क्या हुआ था कि छत किचन के ऊपर से पानी आने लग गया था, 10 बज गए। तो मैडम को मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए था कि नाश्ता जरूर अभी बना कर दो। आप बिलीव करते हैं मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। वही ना सर, चैंपियन है, 4-5 मिनट से रूटीन। चैंपियन ऐसे थोड़ा बन जाते हैं, चैंपियन पेन के थ्रू ही बनते हैं। एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें निकलना पड़ता है। ठीक है, अच्छा सर एक और बात बताइए। लेकिन इसे ये तो मोदी के ने जी 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 एक और बात बताइए, आप लोगों को बिल्ड कैसे करते हो, कैसे आप उनको डेमो किट, मैजिक कॉर्नर, ट्रेनर करते हो?
आप लोगों को बिल्ड कैसे करते हो? सर रिपीट करेंगे दोबारा, आवाज कटी है। लोगों को बिल्ड कैसे करते हो? लोगों को बिल्ड कैसे करते हो आप? अच्छा, बिल्ड कैसे करते हो? जी 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 सर, उसके लिए है कि पहले तो हम कस्टमर को ज्वाइन कराते हैं। देखिए 3 चीजें हैं जो हमने टीम में रखी है, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप भी उसको चेंज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहला, अपने कंपनी शब्द यूज नहीं करना, क्योंकि कंपनी शब्द का नाम लेते ही लोगों के माइंड में क्या आता है कि एमबीए होगी, एचसीएम होगी, ये होगी, तो पहले से विचार बनाने लगते हैं। तो उसकी जगह क्या यूज करना है? शोरूम। के मोदी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, तो कंपनी की जगह क्या यूज करना है? के मोदी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। तो सामने वाला सोचता है कि तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, मोदी ग्रुप का कोई होगा, तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाता है। शब्द आपने नेटवर्किंग शब्द यूज नहीं करना है, क्योंकि नेटवर्किंग सुनते ही लोग सोचते हैं या फिर तो बोले डालने पड़ेंगे। तो नेटवर्किंग की जगह हम शब्द यूज करते हैं कैरियर, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप किसी को कैरियर बोलेंगे ना, तो आप भी कहेंगे शायद अच्छी सी नौकरी होगी, सुन लेते हैं उसको। तो कंपनी शब्द यूज नहीं करते हो। दूसरा, कैरियर शब्द यूज नहीं करते, नेटवर्किंग शब्द यूज नहीं करते, उसकी जगह कैरियर यूज करते हैं। तीसरा, आईडी नंबर, क्योंकि आज घर घर में बच्चा जानता है कि आईडी नंबर का मतलब क्या होता है। ये कोई कंपनी होगी जिसमें ज्वाइन नहीं करनी है। आईडी नंबर की जगह हम यूज करते हैं कस्टमर कार्ड। तो उस तरीके से एक नया पर्सन कस्टमर को जब ज्वाइन कराते हैं तो उनको बोल रखा है कि आपने उनको प्रोडक्ट यूज करा दिया तो 2 दिन के बाद फॉलो करना है कि प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर सामने वाला कहता है जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो आपने उनको बोलना है कि एक इसमें एज ए कैरियर पार्ट भी है, जिसमें आप एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, पार्ट टाइम है या फुल टाइम है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो कंपनी वाले आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको बोल रखा है ग्रुप वाइज टाइमिंग के हिसाब से दिन फिक्स कर रखा है। उसमें टीटीपी प्रोग्राम हर ग्रुप अपनी उस टाइम पे डेट पे टीटीपी प्रोग्राम करता है, तो उसमें हम जाके टीटीपी प्रोग्राम करते हैं। टीटीपी प्रोग्राम में मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, जिसकी टीम की मीटिंग है, तो 4 लोग बैठे हैं। हमारा टारगेट ये रहता है कि उसमें से एक को 100% ट्रेंड करना है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बिजनेस में क्या रखते हैं कि टारगेट रखा हुआ, टारगेट अचीव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट पे फोकस रखेंगे तो क्या होगा, हर महीने 2 लाख का काम हो रहा है तो हर महीने सिर्फ 2 लाख का होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख हो जाएगा। क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए आप हो सकता है 50,000 का मैजिक ऑर्डर खुलवा दें किसी का, तो अगले महीने कहां से खुलवाएंगे? मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं ये टारगेट लेके चलता हूँ। अगर मेरी टीम में इस वक्त अगर 2 लीडर हैं तो अगले महीने 4 होने चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे होना चाहिए, वो 4 करने मैंने। अगले महीने 4 हो गए तो नेक्स्ट महीने मेरे 6 लीडर होने चाहिए। आज अगर 2 लीडर मेरा 10,000 का काम कर रहे हैं तो अगले महीने 4 लीडर मेरा 40,000 का काम करेंगे। अगर 2 लीडर 10,000 का कर रहे हैं तो 4 लीडर मेरा 20,000 का काम करेंगे। तीसरे महीने 6 लीडर हुए तो 60,000 का करेंगे। हर महीने बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। अगर हर महीने बिजनेस की ग्रोथ होगी तो चेक रिवर्स गियर में जाना ही नहीं। यही कारण है कि हमारा चेक रिवर्स गियर में नहीं जाता। टीटीपी प्रोग्राम पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि नेटवर्किंग में फार्मूला लगता है टाइम इनटू बॉडी इज इक्वल टू मनी। जब आप शरीर से समय को गुना करेंगे तो कैसे बनेगा? अब लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन उनका समय नहीं लगवा पा रहे। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस की कमजोरी यह है कि हमने शातिर नहीं बनना है, हमने सिस्टम को कॉपी मारना है। लोग अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में रह जाते हैं। टैलेंट दिखाने के चक्कर में क्या होता है, टीम वाले कहते हैं चल तू ही प्लान कर, तू ही डेमो कर दे। तो दोस्तों, इस बिजनेस में अगर तरक्की करनी है, जो मुझे मेरा अपना अनुभव है, वो ये अनुभव है, आपके पास जितनी नॉलेज है उसको 0 बना के रखिए। आप टीटीपी प्रोग्राम करने जा रहे हो तो टीटीपी प्रोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना। एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पर्सन को ट्रेंड किया और उसी को डुप्लीकेट करिए, उसकी बोलिए हर हफ्ते टीटीपी प्रोग्राम होना चाहिए। उस टीटीपी प्रोग्राम में हम उसको क्लियर करते हैं किस पे? डेमो के ऊपर। हम उसको प्लान पे क्लियर करते हैं, हम उसको फील्ड पे लिस्ट के लिए क्लियर करते हैं, उसको ड्रीम्स खुलवाते हैं। तो जब आदमी के ड्रीम्स खुलेंगे, उसको डेमो करनी आएगी, उसको प्लान करने आएगा, तो वो फील्ड में शुरू करेगा। और उसको भी यही बोलते हैं कि हफ्ते का एक तेरी टीम का टीटीपी प्रोग्राम होना चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा टीटीपी प्रोग्राम होंगे उसमें लीडर डुप्लीकेट होते जाएंगे। जितने ज्यादा लीडर डुप्लीकेट होंगे तो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो चेक बढ़ जाएगा। तो मुझे जो लगता है कि टीटीपी प्रोग्राम इससे बढ़िया इस फील्ड के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमने लीडर को डुप्लीकेट करना है। तो टीटीपी प्रोग्राम है जिसपे हम जॉब देते हैं। जी सर, आवाज आ रही है? वेरी गुड, बहुत। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है।
हमारे मोदी के अंदर लॉयल्टी और डेमो के लिए क्या इम्पोर्टेंस है? सर देखिए, मान लीजिए मैंने आपको पेस्ट दी बिना डेमो के, आप मेरे क्लोज थे और आप मेरे को मना नहीं कर सकते थे, आपने मुझसे पेस्ट ले ली, आपने वो पेस्ट यूज की, आपको अच्छी लगी। 3 महीने के बाद क्या हुआ कि आपका एक दोस्त और आ गया नई पेस्ट लेकर, तो आप उसको भी मना नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? आप उससे पेस्ट ले लेंगे, ऑब्वियसली हर कोई ले लेगा। अब आपने उसकी पेस्ट यूज की, वो भी अच्छी लग गई। होता क्या है, हमें अगर नई चीज हमारे घर में आ गई तो हम पुरानी चीज को छोड़ देते हैं। जैसे मेरे पास एक पैंट शर्ट का कपड़ा है, जो पैंट शर्ट है जो मैं रूटीन में पहनता हूँ, और अगर मैं कल को नई पैंट शर्ट लेकर आता हूँ तो आने वाली को भूल जाऊंगा। तो अगर मैंने बिना डेमो करके आपको पैसे दी तो आप मेरी पेस्ट भूल जाएंगे। अब अगर इसको दूसरी सिचुएशन में लेते हैं, मैंने आपको पेस्ट दी डेमो करके, राइट? अब 3 महीने के बाद आपका कोई दोस्त आया और आपके दोस्त ने आपको एक नई पेस्ट दी, आप क्या करेंगे? आप उसकी डेमो करवाएंगे। तो इसलिए डेमो बहुत जरूरी है। दूसरा, डेमो का फायदा ये है कि जब भी आप किसी नए पर्सन को प्लान देते हैं, वो अपनी उलझनों में उलझा हुआ होता है, अपने घर की टेंशन उसके दिमाग में होती, या उसके पास कोई आईटी वाला होगा जो बाहर फोन पे कर रहा होगा, या उसका कोई ऑफिस का काम पेंडिंग होगा, वो मजबूरी में आपके साथ बैठा है सुनने, क्योंकि आपको ना नहीं करता। तो हमने उसका जो ध्यान भटक रहा है उसको अपनी तरफ खींचना, उसके लिए डेमो है, ताकि वो कस्टमर पार्ट को ध्यान से सुन सके, ध्यान से समझ सके, और उसको पता चले कि कार्ड बनाने में तो बड़ा फायदा है, इतना फायदा तो मेरे को मार्केट में मिल ही नहीं रहा। तो वो क्या करेगा? वो कार्ड बनाएगा, घर के लिए परचेजिंग करेगा, काम करे ना करे। दूसरी चीज है सर, आपने पूछी कि लॉयल्टी क्लब का क्या फायदा है। तो दोस्तों, प्लान की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टर जब हम बनते हैं तो कंपनी कहती है डायरेक्टर क्वालिफाई रखने के लिए हमें तेज करना होता है। अब 3.25 लाख रुपए का काम आपने अकेले ने तो किया ही नहीं, कम से कम 40 से 50 लोग यूजर आपके टीम में तो हैं। देखिए, बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, काम करने वाले को ढूंढते हैं। मेरा बिजनेस इसलिए नहीं करता है, काम करने वाले को ढूंढता ही नहीं। थोड़ी सी हैरानी होगी, एग्जांपल दे के बताता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने 2 लोग करने हैं, तो लोग कहेंगे सॉरी हम नहीं करते, हमसे नहीं होगा, 2 लोग मिलेंगे नहीं। अगर मैं बोलूं मार्केट में कि आपने कुछ नहीं करना है तो भी बताएगा, तो मैंने जिसको बोला कि कुछ नहीं करना तो पैसा आएगा, वो मार्केट का सर बड़ा अच्छा काम आया है, आपने कुछ करना ही नहीं है, पैसा आएगा, वो भीड़ इकट्ठी कर देगा। तो अगर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है तो 3350 का विदा चाहिए। डायरेक्टर बिजनेस हुआ लगभग 3.25 लाख का। 3.25 लाख का काम में एक आदमी ने तो किया नहीं, 50-100 कस्टमर थे जो 3-3 हजार रुपए का सामान अपने घर के ले रहे थे। यूजर ऐसा नहीं होगा जो 7 महीने फ्री के चक्कर में 6 महीने सामान ले रहा है। लालची होंगे या नहीं होंगे? ऐसे 25 कस्टमर 50 में से 101% 25 यूजर अगर 3-3 हजार रुपए का सामान लेते हैं तो 75 रुपए का काम हो गया, 33,750 क्वालिफाई हो गया। और यही काम अगर आपने 3 लाख में कर दिया तो कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर फिर से रखी है कि कार फंड मेंटेन करने के लिए आपको 1,62,000 बिजनेस वॉल्यूम 3 ग्रुप में करने की जरूरत नहीं है। एक बार करने के बाद 3 दिन करना पड़ता है। तो आपने 3 लाख के डायरेक्टर की हर लेग में 25 यूजर छांट के रख लिया जो 7 महीने फ्री के चक्कर में 3 महीने सामान खरीद रहा है। आपने आज कार फंड में एंट्री की, उन 25-25 लोगों की लिस्ट निकाल के रखी है। हर महीने 25 तारीख को किसको फोन करना है? जो गवर्नमेंट जॉब वाला है, क्योंकि उसकी तनख्वाह 1 तारीख को आ जाती है। फिर उसके बाद प्राइवेट जॉब करने वालों को कॉल करनी है, क्योंकि उसकी तनख्वाह 7 से 10 तारीख को आ जाती है। और जो बिजनेसमैन है वो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में सामान परचेज करता है। तो आपने वो लिस्ट निकाल के रखी, फोन कॉलिंग की, आप कस्टमर जा रहा है नहीं जा रहा, आप उनके घर में सर्विस दे दो ना। क्या आता है 3 महीने के लिए, 3 महीने में उसको आदत पड़ जाएगी, अगले 3 महीने खुद खरीदने के लिए चला जाएगा सामान। तो आपको कार फंड क्वालिफाई करने में कितना टाइम लगा? ज्यादा से ज्यादा हफ्ता या 10 दिन। और लोगों का कार फंड क्वालिफाई नहीं करता। क्यों नहीं होता? क्योंकि काम करने वाले के पीछे पड़े रहते हैं। तो लॉयल्टी कस्टमर जो है उसी के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो बिजनेस वहीं से बढ़ जाता है। और लोग काम कब करेंगे? जैसे मैंने बोला कि मैं किसको जो काम ना करे। सर दोस्तों, जब उसको परचेजिंग करने से उसकी जेब में पैसा जाएगा तो वो काम करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा। क्यों? क्योंकि
आपने अगर मुझे गुरमेल सर ने बोला था कि सिर्फ 4 ग्रुप में काम करना है, तो मैंने 4 ही ग्रुप में एक दूसरे के नीचे ज्वाइनिंग डालता गया। तो परचेजिंग का बेनिफिट किसको मिल रहा है? यूजर को मिल रहा है। और जब यूजर की जेब में पैसा जाएगा, आज नहीं तो कल काम। तो लॉयल्टी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। सो राजन जी, एक और लास्ट क्वेश्चन, एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए लोगों को? सफल नेटवर्कर बनने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए? यस। सबसे पहले तो सबसे जरूरी जो है वो है कि अपना दिमाग बंद रखना है। आपने जिसको मेंटर चूज किया हुआ है उसको सुनना है, जैसा वो कहता है वैसा करना है। अगर आपके मन में प्लानिंग चल रही है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे मन में कोई प्लानिंग चल रही है और मैं वो प्लानिंग फाइनल कर चुका, मुझे ये करना है, फिर मैं सीनियर से सलाह लेता हूँ, गुरमेल संधू जी मुझे ये ऐसा ऐसा था और मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई आइडिया है या कोई स्टेप लेना है, तो आपने अपनी सलाह सीनियर को नहीं देनी है। सीनियर के पास बैठना और उनको बोलना है कि मुझे इतने का पे आउट चाहिए, करना क्या ये बताइए। हमने उनको सलाह नहीं देनी, उनसे सलाह लेनी है। एक काम ये जरूरी करना है। दूसरा, आपकी डायरी जरूर मेंटेन होनी चाहिए, टाइम के पंक्चुअल जरूर होने चाहिए। इसके अलावा 1 तारीख से लेकर, अगर मैं मोदी केयर की बात करूं, अगर आप ऐसे को मेंटेन करना चाहते हैं रूटीन में, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपने पीजीबीबी में जरूर खेलिए। लोग क्या करते हैं 15 तारीख के बाद खेलते हैं, क्योंकि 1 तारीख से 15 तारीख तक क्या होगा कि जो आपकी एक्टिव लेग है वो अपनी टीम की परचेजिंग करा रही होगी, आपके समय होगा। वो समय 1 तारीख से 15 तारीख का समय लगाइए अपनी पीजीबीबी में, क्योंकि अगर आपने लगाया 15 तारीख के बाद, आप किसके पास गए? नए लोगों के पास। वो क्या कहेंगे, भाई ऐसा बात है कि इस महीने की तो मैं परचेजिंग कर चुका हूँ, आप अगले महीने स्टार्टिंग आ जाना, मेरा कोड डाल दो। उसने कोड भी डाल दिया, ज्वाइनिंग भी करा दी, लेकिन परचेजिंग तो अगले महीने में चलेगी। और अगले महीने में परचेजिंग कब करेगा? वो स्टार्टिंग में करेगा। लेकिन हम स्टार्टिंग में कहाँ चले गए? जहाँ पे एक्टिवली वर्किंग पहले से हो रही है। तो अगर हमने 1 तारीख से 15 तारीख तक अपने पीजीबीबी में काम किया, तो हमारे पास पीजीबीबी 50% तक हो चुका होता। 15 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपने वर्क का करना है, जो एक्टिव लैग है उसमें टीटीपी प्रोग्राम की स्पीड बढ़ा दीजिए। और 25 से 30 तारीख का जो समय है वो कहाँ रखना है आपने? आपकी टीम में सीनियर डायरेक्टर किसका हो सकता है, किसको आपकी जरूरत है, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसने पूरा महीना मेहनत की और लास्ट डेट पे उसका 4-5 हज़ार का बिजनेस रुक रहा है, वो आप 25 तारीख को चेक करिए नेट पे लॉयल्टी खत्म होने के बाद। उसकी लिस्ट अलग से बनाइए और 25 तारीख के बाद उन लोगों के साथ काम करिए जिन्होंने मेहनत करके टारगेट को करीब पहुंचे और आपके थोड़ी सी पुश लगाने से वो सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसके अलावा आपका जो बाकी का 5 दिन का समय है उसमें आपने कहाँ खेलना है? अपने पीजीबीबी में भी खेलना है, क्योंकि आपका पेट बढ़ा रहेगा तो आप दूसरे का पेट भर पाएंगे। समाज सेवा अच्छी बात है, लेकिन अपना पेट तो पहले भर ले। टीम के लिए तो काम करना ही करना है, लेकिन आपकी जिम में कुछ नहीं आएगा तो आपको टीम को क्या, क्योंकि 3 चीजें टीम में करनी होती है, टाइम मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। अगर आपने अपने पैसे का फंड मैनेज नहीं किया, आपके पास पैसा नहीं आया, तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसे है ही नहीं आपके पास। टीम आपको इधर बुला रही है, आप किसके साथ फोकस करेंगे? जिसकी जेब में पैसा है। तो टाइम मैनेज नहीं होगा तो टीम खराब हो जाएगी। तो अगर आपने अपने फंड का जो पैसा आपके पास आ रहा है हर महीने, चाहे 10,000 आ रहा है चाहे 50,000, उसका 50% अपनी फील्ड के लिए रखिए। अगर दूसरी सोच है तो 50% फील्ड के लिए रखेंगे तो क्या होगा कि आपके पास फंड पड़ा है, तो आप अपनी टीम का टाइम मैनेज कर पाएंगे। टाइम मैनेज किया तो टीम मैनेज हो जाएगी, टीम मैनेज होगी तो टीम में भी पैसा आएगा और आपकी जिम में भी पैसा आएगा। तो ये बिजनेस वैसे ही खूबसूरत है, नीचे वाले चेक बड़े करेंगे, आपका चेक बड़ा हो जाएगा। उसके लिए 3 काम जरूरी है, फंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट। अगर इनकी नॉलेज नहीं है तो अपने सीनियर के साथ जरूर बैठिए, अपने हर महीने की काउंसलिंग सीनियर के साथ जरूर करिए। आप बताइए, क्योंकि आज इस महीने मान लीजिए मेरा 4 ग्रुप काम कर रहा है या 6 ग्रुप काम कर रहा है, उसमें 10 लीडर काम कर रहे हैं, उस महीने उस 10 लीडर में से 3 लीडर के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सारी प्लानिंग चेंज हो जाएगी, वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो हर महीने अपने सीनियर के पास
पिछले महीने जो आपकी टीम का स्ट्रक्चर है, कितने लोग वर्किंग में हैं, कैसे कैसे वर्किंग कर रहे हैं, कौन कितना घंटे काम कर रहे हैं, वो लेकर अपने सीनियर के पास ग्राफ लेकर बैठिए और उनको कहिए कि मुझे इस महीने का चेक कितना चाहिए, फिर आप सही गाइड कर पाएंगे। वेरी गुड, बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया राजन जी, थैंक यू सो मच।